Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, you know very well that tomorrow is your English exam. So, for English exam, you have to prepare yourself properly, and your presence should be must in exam. Your presence should be must in all exams because these exams are for you. And for revision, today I will explain our third poem. Poem name is Keeping Quiet, written by the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda, who was born in 1904 and died in 1973. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. This poem is originally written in Spanish language, and the writing style of this poem is very simple. And this poem has no rhyming scheme. It is written in blank verse. The essence of this poem is based on introspection. Introspection means self-analyze, and retrospection. Retrospection means look back at past event and thus evaluate for good. कि जो past के event है उनके बारे में सोचना और उनमें कहीं इम्प्रूव हो सकता है तो इम्प्रूव करने की कोशिश करना, आगे अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करना। तो इस पोएम में इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन इन दोनों पे ही फोकस किया गया है। पोइट क्या चाहता है? पोइट ये चाहता है कि जो हमारा बिजी शेड्यूल है, हमारा जो हेक्टिक शेड्यूल है, उस हेक्टिक शेड्यूल में से हम कुछ टाइम निकालें और इंट्रोस्पेक्शन करें और सोचें कि जो काम हम कर रहे हैं उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट हमारे लिए हार्मफुल होंगे या बेनिफिशियल होंगे, कैसे होंगे। द पोइट वॉन्ट्स इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन फ्रॉम अस। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. In the starting of the poem, poet is saying that firstly we have to count up to 12 in our mind, and after counting up to 12 we will become still, we will become silent. In first line, we refer all human beings. The poet used 12 word. The poet chose 12 particular word, not 13, not 11, because here 12 represents time, 12 number in a clock and 12 months in a year. In second line, we refer all human being. Here still means silent, without any motion, without any movement. पोइट क्या चाहता है कि फर्स्टली हम क्या करेंगे, अपने माइंड में काउंटिंग करेंगे 12 तक, और 12 तक काउंटिंग करने के बाद हम सारे क्या हो जाएंगे, मोशनलेस हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस टाइम पे हम सब क्या कर रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, अपना सेल्फ एनालाइज कर रहे होंगे, अपने बारे में सोच रहे होंगे, जो हमारे डीड्स हैं, जो एक्शंस हैं, उनके बारे में सोच रहे होंगे। इसलिए हम सारे क्या होंगे, स्टिल होंगे, बिल्कुल ही साइलेंट होंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब यहाँ पे कि for once on the face, here face means surface. किसकी सरफेस? अर्थ की। लेट्स नोट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नोट मूव आवर आर्म्स। हियर आर्म्स वर्ड हैज टू मीनिंग। फर्स्ट, फिजिकल पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर्म, एंड सेकेंड इज वेपन्स। और जहाँ पे किसी वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं तो वहाँ पे डिवाइस होती है पहली लोगिया डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्म्स वर्ड है उसमें, सॉरी पहली लोगिया नहीं, पन डिवाइस। तो यहाँ पे जो आर्म्स वर्ड है उसमें पन डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। अब पोइट क्या चाहता है कि ये मूवमेंट है, कौन सा मूवमेंट, कि हम सारे एक साथ रहेंगे, हम सारे 12 तक काउंटिंग करने के बाद चुप हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। ये मूवमेंट इस अर्थ की सरफेस पे फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेट्स स्पोक, कैसा नहीं हुआ है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि उस टाइम पे कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, क्योंकि सारे कैसे होंगे, स्टिल होंगे, तो कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। थ्रू दिस स्टेटमेंट
द पोइट wants to say that द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेजेज शुड बी ब्रोकन, कि जो वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं तो उनकी जो बैरियर्स लैंग्वेज के बेस पे जो रुकावट आती है उन सब को पोइट स्टेटमेंट के थ्रू तोड़ना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. इट मीन्स ही वॉन्ट्स यूनाइटी अमंग ह्यूमन बींग्स. वो सबको एक करना चाहता है. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड मीन्स फॉर सम टाइम. और क्या करना चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ को हमें कुछ टाइम के लिए सीज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. उस टाइम पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई लैंग्वेज यूज करेंगे, ना हम कोई एक्टिविटी करेंगे. एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच. और जो हमारी आर्म्स हैं मीन्स यदि हम किसी से फिजिकली आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे तो वो भी बंद कर देंगे. वेपन्स के हेल्प से कोई वार हो रहा होगा तो वो भी वहाँ पे रुक जाएगा. थ्रू दिस स्टेटमेंट द पोइट वॉन्ट्स टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ वॉयलेंस. जो सारी वॉयलेंस है उनको सीज करना चाहता है. तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. इस अर्थ पे ऐसा फर्स्ट टाइम होगा. कैसा फर्स्ट टाइम होगा, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. जब कोई भी किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करेगा. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. और हर कोई अपनी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ टाइम के लिए सीज कर देगा, बंद कर देगा. एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच. अब कोई भी जो वॉयलेंस एक्टिविटी है वो उस टाइम पे नहीं हो पाएंगी. इस स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या करना चाहता है कि सारी एक्टिविटी है वो वॉयलेंस एक्टिविटी है वो बंद हो जाएंगी. अब इससे आगे, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. हियर इट रेफर इंट्रोस्पेक्शन टाइम. वो टाइम कैसा होगा, बहुत ही एक्सोटिक होगा. एक्सोटिक मीन्स इंसाइटिंग, अनयूजुअल या फिर अट्रैक्टिव. वो टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव, एक्सोटिक, चार्मिंग क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि ऐसा कभी हुआ नहीं है इसलिए होगा. और सेकंड कौन सा, विदाउट रश. रश मीन्स हरी. दैट टाइम नो वन वुड बी इन हरी. कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, सब एक जगह पे बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे. विदाउट इंजन्स. अब मीन्स यहाँ पे इंजन रिप्रेजेंट्स व्हीकल्स, मशीनरी ऑफ एनी व्हीकल. किसी भी व्हीकल की कोई भी मशीनरी है उसको यहाँ पे इंजन रिप्रेजेंट कर रहा है. उस टाइम पे किसी भी व्हीकल से, किसी भी मशीनरी से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी. मीन्स कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, किसी भी मशीन से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, हर कोई साइलेंट रहेगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर. और हम सब क्या रहेंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सारे एक साथ रहेंगे. एक साथ क्यों रहेंगे, क्योंकि किसी को जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, तो इसलिए हम सारे क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे. हेयर वी रिप्रेजेंट्स ऑल ह्यूमन बींग्स इन ए सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स सरप्राइजिंग. और ये मोमेंट एकदम से होगा. एकदम से क्यों होगा, क्योंकि हम 12 काउंट करते ही सब कुछ बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, आवाज़ है वो बंद हो जाएगी मशीनरी की. तो मोमेंट कैसा होगा, सडन होगा. और स्ट्रेंज क्यों होगा, बिकॉज दिस मोमेंट वुड बी हैपन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. ऐसा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है. तो ये मोमेंट कैसा होगा, स्ट्रेंज भी होगा, एक्सोटिक भी होगा. अब इस मोमेंट को एक्सोटिक और स्ट्रेंज क्यों बोला गया है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, क्योंकि एक तो उस टाइम पे कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, किसी मशीनरी से कोई आवाज़ नहीं आएगी. और नेक्स्ट है वी वुड ऑल बी टुगेदर दैट टाइम. यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ पे है विदाउट रश, विदाउट इंजन. यहाँ पे पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी हो जाएगी, विदाउट रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे डिवाइस है रिपीटेशन. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. अब यहाँ पे है कि जो फिशरमैन है वो उस टाइम पे क्या नहीं कर पाएंगे, जो कोल्ड सी है उसमें वेल्स को, वेल एक जो फिश होती है सबसे बड़ी बोलते हैं, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट ये किया गया है कि फिशरमैन है वो वेल्स को हार्म नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिशरमैन किस में बिजी रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन में बिजी रहेंगे. तो वेल्स के लिए वो टाइम कैसा होगा, फ्री टाइम होगा. उस टाइम पे वो फ्रीडम को अपनी फील कर सकती हैं. वेल्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल फिशेज एंड फिशरमैन मीन्स दोज हु कैच फिश.
अब इनडायरेक्ट वे से पोइट ने डायरेक्ट तो क्या बोला है कि फिशरमैन है वो वेल्स को नहीं पकड़ पाएंगे। इनडायरेक्टली पोइट क्या कहना चाहता है कि जो फिशरमैन मीन्स ओप्रेसर, ओप्रेसर मीन्स हु एक्सप्लॉइट अदर्स, जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरों को का शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, ओप्रेसर। और वेल्स रिप्रेजेंट ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड मीन्स हु आर एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स, मीन्स जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं वो उस टाइम पे उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, और जो ओप्रेस्ड हैं वो अपने आप को फ्री फील करेंगे। आगे, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग, साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड डिवाइस एलिट्रेशन। अब स्टार्टिंग की 2 लाइन में तो क्या बोला इसने कि जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं वो ये काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुमने देखा उस पर्सन को जो नमक इकट्ठा करता है, उसके हाथ कैसे होते हैं, इंजर्ड होते हैं। वो अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि उसके पास कभी इतना टाइम भी नहीं मिलता अपने हाथों को देखने के लिए कि वो कभी हाथों को देख के ये सोच सके कि जो काम वो कर रहा है वो उसको खुद के लिए ही हार्मफुल है। फिशरमैन तो क्या करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन जो साल्ट गैदरिंग मैन है वो तो खुद के लिए उसका काम हार्मफुल है, और वो इतना बिजी उस काम को करने में, वो डेली वही काम करता है। तो उस टाइम पे यदि वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने जो इंजर्ड हैंड्स हैं उनको देखेगा और सोचेगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस, कि जो उसके एक्शन है उनके रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं उसके खुद के लिए हार्मफुल हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन में क्या कहना चाहता है कि जो खुद को ही परेशान करता है वो भी अपने बारे में सोचेगा। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब यहाँ पे in this passage he is promoting brotherhood, peace and unity। अब वो क्या कहता है कि those refers warmongers हु आर इन फेवर ऑफ वार, जो लड़ाई झगड़े के फेवर में होते हैं उनको यहाँ पे क्या बोला गया है, वार मोंगर्स हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। इन दिस स्टेंजा 3 वार्स आर डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट इज ग्रीन वार मीन्स वार अगेंस्ट नेचर लाइक डिफोरेस्टेशन, कि जो वार मोंगर्स है वो क्या करते हैं, नेचर को हार्म करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। वार विद गैस, अब वार विद गैस कौन सा वार है ये, कि ऐसे वार जिनमें जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उनका यूज होता है, उनको क्या बोला है, वार विद गैस। वो भी कैसे होते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस होते हैं, हार्मफुल तो बेनिफिशियल तो होते नहीं है वो। वार्स विद फायर, अब ये वार कौन से हैं, कि ऐसे वार जिनमें फायर का यूज होता है, इसमें बम गिराए जाते हैं, तो वो कौन से हैं, वार्स विद फायर। ये 3 वार इस स्टैंजा में डिस्क्राइब किए गए हैं। ग्रीन वार जो नेचर के अगेंस्ट हैं, वार विद गैस जिनमें पॉइजनस गैसेस का यूज होता है, एंड वार्स विद फायर ऐसे वेपन्स का यूज करना जिनसे फायर निकलती है। और ये तीनों ही टाइप के वार हैं वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, उसके फेवर में नहीं है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अब कोई भी किसी से लड़ता है, झगड़ता है, आर्ग्यूमेंट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वार होता है, तो वो सब क्यों होता है, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि मैं अच्छा हूँ, ऐसा ही होता है ना। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा, ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो क्या होगा, कोई तो जिंदा बचेगा ही नहीं, सारे ऐसे ही मर जाएंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यदि ऐसे ही वार कंटिन्यू होंगे तो क्या होगा कि जो विक्ट्री होगी, जिस विक्ट्री के लिए वो लड़ रहे हैं उसको देखने के लिए कोई जिंदा रहेगा ही नहीं। एंड इन दिस स्टेटमेंट आयरनी इज ऑल्सो यूज्ड। आयरनी क्या है कि विक्ट्री डजंट हैव एनी मीनिंग इन विच देयर इज नो वन सर्वाइव टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। दिस इज आयरनी ऑफ द स्टेटमेंट। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब जो वॉयलेंस है उनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका क्या सोल्यूशन है, वॉयलेंस बंद कब हो सकती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है,
क्लीन क्लोथ्स पहनने की है। इसका मतलब क्या है कि जब हम क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं तो फीलिंग्स कैसी आती हैं, अच्छी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना होगा, लाइफ का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो अडोप्ट करना होगा। तो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स में डिवाइस है मेटाफर, क्योंकि जैसे क्लीन क्लोथ्स पहनने के बाद अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तो वैसे ही यदि हम लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड अडोप्ट करेंगे तो भी अच्छा होगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और क्या करेंगे, अपने ब्रदर्स के साथ अच्छे से मिल के चलेंगे। हियर ब्रदर्स रेफर ब्रदरहुड, भाईचारा। कहाँ चलेंगे, इन द शेड, इसी छाया में, इसी शेड में। कौन सी शेड में, जिन ट्रीज का प्रेजेंटली डिफोरेस्टेशन हो रहा है उन्हीं की शेड में हम आराम से चलेंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डूइंग नथिंग को इंजॉय करेंगे। डूइंग नथिंग मीन्स हम कुछ टाइम के लिए इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और इंट्रोस्पेक्शन के टाइम पे हम कुछ ना करके केवल अपने बारे में सोचेंगे, अपने एक्शंस के बारे में सोचेंगे, अपनी पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे डूइंग एक्टिविटी मीन्स विदाउट एनी नेगेटिविटी। उस टाइम पे हम कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे, हम सेल्फ एनालाइज करेंगे, अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे पोइट ये नहीं कह रहा है कि हमें लाइफ टाइम ही कुछ नहीं करना है। पोइट क्या कह रहा है कि हमें कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही कुछ नहीं करना है, नहीं। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड मीन्स परप्लेक्स्ड, पजल्ड। Whatever the poet said in above lines, there is no need to be confused. पोइट ने जो ऊपर कुछ कहा है उसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी क्या कहा है उसने ये कहा है कि डूइंग नथिंग करना है, तो उसको नेगेटिव क्या नहीं लेना है। ये नहीं सोचना कि लाइफ टाइम ही कुछ नहीं करना, ऐसा पोइट को नहीं समझना है कि पोइट ये कह रहा है। विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, कि हमें बिल्कुल ही टोटल इनएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि टोटल इनएक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाएंगे हम। तो पोइट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ, पोइट का टोटल इनएक्टिविटी से कोई भी एसोसिएशन नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसका मतलब है कि डूइंग एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज विदाउट एक्टिविटीज आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमें एक्टिविटीज तो करनी है, क्योंकि एक्टिविटीज है वो हमारी लाइफ की नेसेसरी पार्ट हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक मीन्स एसोसिएट। द पोइट हैज नो एसोसिएशन विद डेथ, पोइट का डेथ से कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संबंध नहीं है। इफ वी वर सो सिंगल माइंडेड मीन्स कंसंट्रेट ऑन ओनली वन थिंग, एक ही बात के बारे में सोचना। अब हर कोई क्या है, सिंगल माइंडेड है, केवल एक ही बात के बारे में सोचता है। वो बात कौन सी है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हमारी लाइफ आगे कैसे चलेगी। मीन्स हम अपने बारे में सोचते रहते हैं कि आगे हमारी लाइफ आगे कैसे चलेगी। तो हम सारे क्या हैं, सिंगल माइंडेड हैं। सिंगल माइंडेड मीन्स कंसंट्रेट ऑन ओनली वन थिंग। तो हम किस बात पे कंसंट्रेट करते हैं कि हमारी लाइफ आगे कैसे चलेगी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यदि हर टाइम हम इसी बात को ना सोचें, कौन सी बात को, कि हमारी लाइफ आगे कैसे चलेगी, इस बात को थोड़ा साइड में रख के हम क्या करें, फॉर वंस, फॉर सम टाइम, कुड डू नथिंग, डूइंग नथिंग को इंजॉय कर लें। डूइंग नथिंग को इंजॉय कैसे कर लें, इस बात को थोड़ा सा साइड में रख के और हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर लें। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो क्या होगा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम अकेले होते हैं तो हम साइलेंट भी होते हैं। वो साइलेंट होंगे तो साइलेंस कैसी होगी, ह्यूज। तो वो साइलेंस कौन सी है, वो इंट्रोस्पेक्शन के टाइम की साइलेंस है। माइट इंटरप्ट मीन्स सैडनेस, interrupt means disturb this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अभी यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट ये कहना चाहता है कि कई बार क्या होता है कि हमें डेथ से डर लगता है, मरने से डर लगता है, एंड दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, और हम अपने आप को नहीं समझ पाते।
तो हम बहुत डर जाते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, तो हम उदास हो जाते हैं और उस टाइम पे सैड होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था। हम बैठ के सोचते हैं, बहुत सैड होते हैं उस टाइम पे। और जब बैठ के सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, सोल्यूशन भी निकल के आता है। कुछ देर नहीं आएगा, फिर हम सोचते रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे, तो फिर सोल्यूशन निकल के आता है। तो वो साइलेंस है, वो क्या करेगी, उस सैडनेस को इंटरप्ट करेगी। इंटरप्ट कैसे करेगी, हमारे माइंड में सोल्यूशन आएगा। किस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का जिसकी वजह से हम सैड थे। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and the later proves to be alive. We can take a lesson from earth. हम अर्थ से भी सीख सकते हैं। अब एक्चुअल में हम अर्थ से सीख सकते हैं, पॉसिबल है क्या अर्थ आके हमें पढ़ा सकती है? नहीं। तो यहाँ पे डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि अर्थ है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसका कंपेरिजन किससे कर दिया, टीचर से, कि अर्थ में पढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पे डिवाइस क्या यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस। वी कैन टेक ए लेसन फ्रॉम अर्थ, वी कैन टीच फ्रॉम अर्थ। हम अर्थ से कैसे सीख सकते हैं, एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, सीम्स मीन्स अपीयर्स, डेड मीन्स लाइफलेस। अब अर्थ तुमने देखी होगी, विंटर टाइम में क्या होता है, अर्थ है वो लाइफलेस हो जाती है, क्योंकि इसके जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, वो लाइफलेस हो जाते हैं। और जब स्प्रिंग टाइम आता है तो फिर से क्या होता है, अर्थ पे लाइफ आ जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हमारे साथ क्या है कि जब हम सैड होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मरने को मन करता है। और जब हमारे माइंड में सोल्यूशन आता है तो वो क्या है, वो स्प्रिंग टाइम है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। तो हमने अर्थ से क्या सीखा कि अर्थ भी लाइफलेस हुई, हुई ना। कब, जब उसके जो पेड़ों के पत्ते वो सारे गिर गए थे विंटर टाइम में, तो उस वो कैसे दिखाई दी, लाइफलेस। एंड लेटर, लेटर मीन्स आफ्टर, प्रूव्स टू बी अलाइव। और कुछ टाइम के बाद जब सीजन चेंज हुआ, जब स्प्रिंग सीजन आया, तो क्या हुआ, अर्थ पे लाइफ आ गई। जब हमारे माइंड में सोल्यूशन आ गया तो हमारा माइंड, हम भी कैसे हो गए, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ हो गए। तो जो द टाइम ऑफ बिफोर इंट्रोस्पेक्शन, वो टाइम कौन सा था हमारा, विंटर टाइम। जैसे कि अर्थ का विंटर टाइम कौन सा है, लाइफलेस हो जाना। और आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन वी हैव सोल्यूशन, सो दैट टाइम इज स्प्रिंग टाइम फॉर अस, बिकॉज दैट टाइम वी हैव सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। Now I will count up to 12. In the last of the poem, the poet is saying that now I will count up to 12. Again he will count up to 12. 12 represents measurement of time. And you keep quiet and I will go. In the end of the poem, the poet is saying that he will count up to 12, and after counting up to 12 he will go from here, but you have to continue your introspection time to time. अब पोइट इस सीन से डिसअपेयर होना चाहता है, क्यों, बिकॉज ही हैज़ कन्वेड हिज मैसेज सक्सेसफुली। उसको जो मैसेज कन्वे करना था उसने सक्सेसफुली कन्वे कर दिया है। अब वो इस सीन से जाना चाहता है, बट हमें वो एडवाइस करके जा रहा है कि हमें अपने जो लाइफ में जो हैक्टिक शेड्यूल हमारा है, बिजी शेड्यूल है, उसमें से टाइम भी निकालना है और अपना टाइम टू टाइम इंट्रोस्पेक्शन भी करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी पोएम ओवर होती है। इस पोएम को रिवाइज करके देखना है, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ लेना। कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो उसके लिए बेटा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपका सिलेबस है वो सब कुछ करना है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। उसमें सारे टॉपिक आएंगे, रीडिंग पोर्शन भी आएगा। रीडिंग पोर्शन जैसे कि अनसीन पैसेज, उसके बेस पे क्वेश्चन फाइंड आउट करने आएंगे। नोट मेकिंग टॉपिक भी आएगा आपका। जो राइटिंग पोर्शन में है, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, इनविटेशन जो आपको करवा रखे हैं वो सारे आएंगे। एक्सट्रैक्ट है, स्पीच, आर्टिकल, लेटर, क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डिवाइस प्रॉपरली। कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना।